आज हम मिलते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता जो प्रयागराज से हैं जावेद उर्फी जी से, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में, आने वाली 10 तारीख को एक रैली होनी है प्रियंका जी की, जो कि बनारस में होने वाली है। उस रैली में क्या क्या होना है, क्या क्या उद्देश्य हैं रैली के, और उस रैली में किन मुद्दों पर बात की जाने वाली है, किन मुद्दों को सामने लाया जाना है। आइए बात करते हैं जावेद उर्फी जी से। सर, अभी 10 तारीख को एक रैली होने वाली है प्रियंका जी की बनारस में, तो उस रैली का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने जो रैली 10 तारीख को हो रही है, इसी तरह की बहुत सारी रैलियां होने वाली हैं। इलाहाबाद में भी इस तरह की रैली है, मेरठ में भी है, लखनऊ साइड भी है। काफ़ी रैलियां जो है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रही। ये हम एक तरह से हमने भाजपा को चुनौती दे दी है आने वाले 2022 के इलेक्शन के लिए, और ये चुनौती का काम प्रियंका गांधी जी ने उस दिन लखीमपुर खीरी जाकर ये कह दिया है भाजपा को कि अब 1922 में आने वाला जो 22 है उसके अंदर हम आपको बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। ये प्रियंका गांधी जी को ने इस बात का मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी तरह दे दिया। आने वाले चुनाव में, जो 2022 का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? भाजपा कितना तक सफल होती आपको दिख रही है, या इसकी जो नीतियां हैं, इन नीतियों की वजह से कितना सफल या असफल होती दिख रही है? देखिए, भाजपा की पिछले 4.5-5 साल में कोई ऐसी नीति नहीं रही, कोई भी नीति इनकी सफल नहीं दिखाई दे रही। जो ये कह के आए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो इन्होंने पहला भाषण किया था कि जो है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया लोग भाग जाएं और मेरा राज्य आ गया है, लॉ एंड ऑर्डर, सबसे उल्टा तो वही पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त है, वो मैं समझ रहा हूँ हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं है। नंबर एक इसके अलावा जो इन्होंने वादे किए थे, जो ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये टोटल फ्लॉप हो चुका है। जिस तरह से आप देख रहे हैं रेप की घटनाएं इस बुरी तरह से बढ़ गई हैं। इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके विधायक सब जो है रेप में कितने केसेस आए जिनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इन लोगों ने उनको बचा दिया है। तो ये सब ऐसी सरकार है, जनता को इस बात का पता चल चुका है। अभी किसान का मुद्दा आप देखिए किस तरह से अभी एक मंत्री जो केंद्र के मंत्री हैं और उनके बेटे किस तरह से उन्होंने किसानों की जान ली है। 302 के मुलजिम हैं, सारे मुकदमे कायम हो चुके हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही। और माननीय मंत्री जी अमित शाह जो इनके बड़े मंत्री हैं, जो सेंट्रल के होम मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। अभी कल ही जो है वो टेलीविज़न में आ रहा था कि वो मिलने जा रहे हैं। अभी तक मोदी जी को इसको बर्खास्त करके मुकदमा कायम करके उनके लड़कों को जो है वो जेल भिजवाना चाहिए था। इतना बड़ा कांड हुआ है। आज तक मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में पिछले 70 सालों में इस तरह से कुचला हुआ, एक किसानों को कुचलती हुई गाड़ी चली जा रही है। तमाम वीडियो वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन वो जो हमारे यहाँ एक गोदी मीडिया है वो बचा रही है उनको। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस चुनाव में लोग कितना इस सरकार को सपोर्ट करने वाले हैं, और ये जो किसान हैं, किसान किस हद तक जाने वाले हैं? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान अब दोबारा भाजपा को वोट देगा। क्योंकि जिस तरह से किसान का काला कानून लाए इन लोग, और जिस तरह से हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जो गन्ने का मूल्य का रेट इन्होंने इतना कम कर दिया, तो किसान तो बिल के साथ बिल्कुल है नहीं। और किसान तो हमारा देश का 80% लोग किसान हैं, रीढ़ है, हमारे भारत की रीढ़ है वो। और वही जब नाराज़ हो जाएगी तो सत्ता में कहाँ से आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। अगर एक प्रश्न आपसे और किया जाए इस देश की सुरक्षा पर, अभी आपने कई सारी बातों पर बात की, देश की सुरक्षा पर अगर यहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित किया जाए तो कितना सफल होती दिख रही है ये सरकार? भाई, जिस तरह अगर उत्तर प्रदेश की सरकार
असफल है तो केंद्र तो उससे ज़्यादा वो है। केंद्र तो बिल्कुल जो है सुरक्षा का जो इश्यू है, आप देख रहे हैं बीच बीच में आता रहता है कि चाइना की फ़ौज यहाँ आ गई। उस पर हमारे जो है रक्षा मंत्री जी कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है। भाई एक तरफ सोशल मीडिया कुछ दिखा रहा है, आजकल सर्च लाइट का ज़माना है, सब कुछ घर बैठे मालूम हो जाता है। एक तरफ वो दिखा रहे हैं, एक तरफ आप बयान कुछ दे रहे हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा तो खतरे में रहती है और है भी। तो इसलिए जो मैंने समझता हूँ कि केंद्र सरकार भी अपने किसी भी वादे को पूरा कर पाई है और उनका एक ही जो एजेंडा था वो पूरा हुआ है कि देश में 10 लोगों को सारे देश की दौलत लूट कर उनको दे दी जाए, और वो दे दी गई है। सब कुछ अडानी अंबानी और कुछ 2-4 लोगों के पास ये सारी दौलत है और ये देश जो है किस कदर बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहा है ये बताया नहीं जा सकता। अगर गुजरात में 5 बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई, जिसमें फोर्ड कंपनी जो यहाँ कार वो कर रही थी बनाई उसकी, जिसमें 30,000 एम्प्लॉय थे, बंद हो गई। आप ये बता दीजिए कि पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने कौन सी बड़ी फैक्ट्री खोली, आप बता दीजिए। आप केंद्र सरकार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को वो रोज़गार दिया, आप बता दीजिए। हम तो बता रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं। आप तो रेल बेच रहे हैं, इंडियन रेलवेज लिख के आता था, आज लिख के आ रहा अडानी रेल। क्या तमाशा है? एयरपोर्ट आप बेच रहे हैं, क्या तमाशा है? हर चीज़ आप बेचे दे। इसीलिए नौकरी जो है वो टोटल ख़त्म हो जा रही है, इसलिए कि प्राइवेट हाथों में जब चली जाएगी, तो प्राइवेट हाथों में जब गई तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो जो एक सुख आपको सरकारी नौकरी का मिलता था, एक पेंशन का मिलता था, जब वाजपेयी जी आए तो उन्होंने पेंशन ख़त्म कर दिया। तो आज जो केंद्र में बेचारे लोग 2004 से पहले नौकरी करते थे उनको तो पेंशन मिल रही, उसके बाद से कोई पेंशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। तो लिहाजा इससे जब ये सरकार आई है, इसने देश का बेड़ा गर्क किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जावेद उर्फी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी और इन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तक जो इनकी बात है, इनके भाव, इनके विचार ज़रूर पहुँचे होंगे। मिलते हैं फिर से किसी ऐसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।